बड़ी खबर जबलपुर से गेस्ट फैकल्टी के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। नियमित टीचर की पोस्टिंग पर ही नहीं जाएगी नौकरी। गेस्ट फैकल्टी की नौकरी नहीं जाएगी। सरकार को किसी रिक्त पद पर नौकरी देनी होगी। गेस्ट फैकल्टी सुमन वर्मा की याचिका पर यह फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। तो यह बड़ी खबर जबलपुर से गेस्ट फैकल्टी के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। नियमित टीचर की पोस्टिंग पर भी नौकरी नहीं जाएगी और गेस्ट फैकल्टी की नौकरी अब नहीं जाएगी। सरकार को किसी रिक्त पद पर गेस्ट फैकल्टी को नौकरी देनी होगी। दरअसल गेस्ट फैकल्टी सुमन वर्मा ने याचिका दाखिल की थी और इस पर सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है गेस्ट फैकल्टी के फेवर में। गेस्ट फैकल्टी सुमन वर्मा की याचिका पर यह फैसला हाईकोर्ट का। ये बड़ी खबर इस वक्त की गेस्ट फैकल्टी को लेकर। दरअसल नियमित टीचर की पोस्टिंग पर भी नौकरी नहीं जाएगी। गेस्ट फैकल्टी की नौकरी नहीं जाएगी। सरकार को उसे किसी रिक्त पद पर नौकरी देनी होगी। ये बेहद बड़ा फैसला हाईकोर्ट का, जो उन लोगों के लिए खासतौर से जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सरकार को इन सभी को किसी रिक्त पद पर नौकरी देनी होगी, ये हाईकोर्ट ने कहा है। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हो सकता है कि दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी चला जाए, लेकिन अभी हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है। गेस्ट फैकल्टीज के तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में या दूसरे शिक्षण संस्थानों में, उन लोगों के लिए यह बहुत बड़ा फैसला है। उनके फेवर में हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए, श्रीनिवास चौधरी जानकारी के साथ। श्रीनिवास, ये फैसला सभी गेस्ट फैकल्टी के लिए होगा, चाहे कॉलेज में हो, स्कूलों में हो, विश्वविद्यालय में हो? जी, आपको बता दूं कि जो मामला है, ये रीवा के आईटीआई की गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं सुमन वर्मा। उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में आज हाईकोर्ट में बड़ा सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें साफ तौर पर ये बोला गया कि रेगुलर टीचर यदि किसी कॉलेज में या स्कूल में आते हैं तो गेस्ट फैकल्टी जो वहाँ टीचर रहेंगे उनको नहीं, नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ रेगुलर टीचर की जो पोस्टिंग होने पे किसी प्रकार के टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। साथ ही साथ राज्य सरकार को जो रिक्त पद है, यदि प्रदेश के किसी भी जिले में रिक्त पद होता तो उनको कहीं ना कहीं उसको पोस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो है, जो सभी प्रकार के जो स्कूल के टीचर हो चाहे कॉलेज के, सभी के लिए लागू होगी। साथ ही जो बात हुई, ये गेस्ट फैकल्टी के लिए बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि अभी तक ये देखने आया कि स्कूल। शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दिग्विजय सिंह सियासी संन्यास की डगर पर है, और सवाल यह भी कि क्या दिग्विजय सिंह अब धर्म के नाम पर नया प्लान बना रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। धर्म रक्षा का नाम दिग्विजय का नया काम। राजनीति से किनारा, अब सनातन का सहारा। दिग्विजय सिंह का बयान, मचा सियासी घमासान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजनीति से किनारा कर एक नए अध्याय का ऐलान कर दिया है। अब दिग्विजय सिंह राजनीति नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करेंगे और इसके लिए दशहरे पर अयोध्या के लिए एक धार्मिक पदयात्रा निकालने का भी ऐलान कर दिया है। आने के लिए कौन कोई आना चाहे, राहुल गांधी को बुलाएंगे? नहीं, बुलाऊंगा किसी को नहीं। हाँ, मैं संतोष दुबे जी को बुलाऊंगा। संतोष दुबे जी वो कार सेवक है जिसकी 4-4 गोलियों से शरीर पे लगी, और आज उसके बयान पढ़ लीजिए। वो मेरे चीफ गेस्ट होंगे। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष की उम्र में उन्हें जो जिम्मेदारियां पार्टी ने दी उन्हें निभा चुके हैं और अब जीवन के शेष समय में धर्म रक्षा का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को भी समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी समझते हैं, और कहा कि अब उनका उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करना है।
80 साल का हो गया। मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा। तो इसलिए इस बार मैंने कहा कि साहब अब किसी और को लाइए। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। इस मामले में धर्म की रक्षा करने को राजनीति, आखिरी सांस तक। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं। जो आपकी यात्रा होगी उसमें कोई राजनीति नहीं। मैं भाषण तक नहीं दूंगा, प्रवचन तक नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं। मेरे सोशल मीडिया पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। उधर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग सनातन के विरोधी हैं। दिग्विजय सिंह को अपने पुराने पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं दिग्विजय के धार्मिक टर्न पर एमपी में सियासत हाई है। इससे पहले दिग्विजय सिंह को अपने पुराने पापों के लिए माफी मांगना चाहिए। सनातन के लिए जिस तरह की भावनाएं दिग्विजय सिंह की रही हैं, उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कला है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जैसे नेता को राजनीति में इस तरह से नेपथ्य में जाना पड़ा। जिस तरह से धर्म सत्ता को संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर जो आस्था को चोट पहुंचाई है और उससे जो छींटे आ रहे हैं आज हमारी धर्म सत्ता की शुचिता पर, उस शुचिता को बचाने की जिम्मेवारी सबकी है। धर्मगुरुओं की भी है, समाज की भी है, राजनेताओं की भी है, सबकी जवाबदारी है। अब सवाल ये है कि क्या दिग्विजय सिंह सियासी संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर चर्चा में बने रहने के लिए ये सब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगी है। रक्षा, व्यापार, कृषि, खनिज और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर 20 बड़े करार हुए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही भारत की रक्षा ताकत से जुड़े समझौतों की। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जकार्ता में पीएम मोदी का मेगा मिशन। भारत इंडोनेशिया दोस्ती का नया अध्याय। मोदी से गूंज उठा जकार्ता। जकार्ता में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। भारतीय समुदाय के साथ साथ इंडोनेशिया के लोगों ने भी पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। सड़कों से लेकर कार्यक्रम स्थल तक भारत इंडोनेशिया दोस्ती की तस्वीरें देखने को मिली। लोगों ने भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। जकार्ता में भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों में नई मजबूती देखने को मिली। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के सामने रक्षा सहयोग को लेकर अहम समझौते हुए। भारत ने इंडोनेशिया को स्वदेशी अस्त्र मिसाइल की निर्यात को मंजूरी दी है। साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को लेकर भी समझौता हुआ है। ये पहली बार है जब भारत की हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी अस्त्र मिसाइल किसी दूसरे देश को सप्लाई की जाएगी। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया को अच्छा दोस्त बताया। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं। हम साथ मिलकर इंडोनेशिया एमास और विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। भारत की अस्त्र मिसाइल को लेकर इंडोनेशिया की डिमांड के बहुत से मायने हैं। इस मिसाइल से इंडोनेशिया के सुखोई 30 विमान लैस किए जाएंगे। भारत के पास भी ऐसे 250 से ज्यादा विमान हैं और सुखोई को अस्त्र मिसाइल से लैस कर दिया गया है। यही बात इंडोनेशिया को पसंद आई है। रूस में बना सुखोई जेट और भारत में बनी अस्त्र मिसाइल, इससे इंडोनेशिया की एयरफोर्स काफी मजबूत होगी। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि कई दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
कृषि, शिक्षा, डिजिटल क्षेत्र, खनिज और आर्थिक सहयोग को लेकर हुए समझौते भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं। जकार्ता से आई तस्वीरें साफ संदेश दे रही हैं। भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती अब रणनीतिक साझेदारी के नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां रक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।